जी जी सर। सर आ रही। ओके ठीक। ओके, चैप्टर 7 आज हमने स्टार्ट करना है और ये कुछ और लोग एंटर हो रहे हैं, उनको भी इन कर लेते हैं। सर जी जो 6th चैप्टर का बाकी पार्ट है वो नहीं करना? बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो पी के सिन्हा, प्रदीप के सिन्हा और पीटी सिन्हा, इन्होंने लिखी है। प्रोसेसर और मेमोरी का हमारा आज का टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसर, और इसके बाद प्रोसेसर होता क्या है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। मेमोरी स्ट्रक्चर चेक करेंगे और स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड के मुतालिक जो है उसको पे बात करेंगे। एंड वी विल बी सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल। ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितनी, उसकी कैपेसिटी जो है वो कैसे हम मेजर करते हैं और क्या होती है। सर इसी तरह जो डिफरेंट टाइप हमारे पास मेमोरी है वो कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। एंड सेवरल अदर टर्म्स रिलेटेड टू प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, इसके मुतालिक जो है वो हम देखेंगे। प्रोसेसर एंड मेमोरी, जो आपके सर जी चैप्टर का नाम है वो है प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो सर सबसे पहले जो आपका बेसिक प्रोसेसर और मेमोरी आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, ये स्लाइड के ऊपर आपके सामने मौजूद है। इसमें रोम की जो है आपके पास जो मेन मेमोरी रैम, और रैम के ऊपर आपके पास मौजूद है रोम। और रैम के जो दूसरे फ्लेवर जिस तरह प्रोग्राम रोम, प्रोग्रामेबल रोम और फ्लैश मेमोरी जो है वो वहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो जो मेन मेमोरी है वो ऊपर, इसके बाद कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी के बाद हमारे पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो येलो पार्ट पोर्शन में आपको दिखाया गया है। तो इसमें दो तरह का एक है, जिस तरह यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल यूनिट से और अरिथमेटिक यूनिट से। सर जी एक क्वेश्चन था। आप लोग सर थोड़ा जी वेट कर लें, यहाँ पे अजान हो रही है, तो मैं अभी बाद में थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ। दोबारा वो क्लास रिज्यूम करते हैं। सर जी क्वेश्चन पूछूं? जी हाफिज अली अयाज, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जी ये पूछना था कि हमने लास्ट टाइम जो है ना चैप्टर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बुलियन फंक्शन जो छठा चैप्टर है यहाँ तक पढ़ा था, तो इससे आगे वाला जो पार्ट है वो करना है या नहीं करना? कहाँ तक आपने पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बुलियन फंक्शन यहाँ तक। कॉम्प्लीमेंट के बाद आपने वो कंप्लीट नहीं किया अभी तक? नहीं सर जी बस यहीं तक पढ़ा था अभी। अच्छा, वो शेयर कर लेते हैं, मैं वो आपसे करवा देता हूँ, पहले उसे कर लें फिर। ठीक ये हो गया मेमोरी एक। के बाद वाला, ठीक है। ठीक है सर। आपने क्लास तो नहीं मिस की उसके बाद कोई? नहीं नहीं सर जी आपने यानी कि लेक्चर था आपका ट्यूसडे को लेक्चर था, तो आपने यानी कि लेक्चर हुआ नहीं था उस दिन। ये सर हमारी पिछले जुम्मे से। चलिए मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमारी क्लास हुई नहीं सर उसके बाद। प्रीवियस लेक्चर शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अलजेब्रा, सर जी एक मरतबा मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस का भी थोड़ा सा बता दें। और मैक्सिमम मैंने आपसे पढ़ा दिया हुआ है। सर वहां से दोबारा स्टार्ट करना था। कहाँ से थोड़ा सा दोबारा बड़ा स्टार्ट कर काम लेते हैं? सर जी एक मरतबा बता देंगे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस ये ग्राफ हाँ कैसे मैं ड्रा बता करना? देता हूँ, मैं बता चलो देता ठीक। हूँ। तो लास्ट टाइम हमने, आप क्या कह रहे हैं, कहाँ तक कर लिया था? सर जी ये जो सर आज है ना मिनटम और टॉपिक यहाँ से मैक्सिमम के शुरू बारे में करना था, समझा। मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट करना था। सॉरी सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन से करना था, कॉम्प्लीमेंट से।
ठीक है, ये मुझे ना याद आ गया है, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, ये फाइंडिंग बुलियन फंक्शन और ये चीजें, और इसके पीछे गेट्स जो है वो मेरा ख्याल है हमने नहीं किए। लॉजिक गेट से आज हमने शुरू करना है। लॉजिक गेट से मैं आपको शुरू करके ये एंड करता हूँ। और वो जो आप बात कर रहे हैं मिनिमाइजेशन की, उसके मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। तो एक को हम कहते हैं जो मतलब जो हमने पोस्टुलेट पढ़े हैं उनके उनसे करना, ठीक है। जो पोस्टुलेट हमने ऑलरेडी देखे हैं, लास्ट देखे हैं, वो आप अप्लाई करते हैं और अपनी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो हमारे पास है ट्रूथ टेबल का तरीका, कि हम ट्रूथ टेबल जो है वो यूज करते हैं, और जो जितने भी कॉम्बिनेशन है वो हर कॉम्बिनेशन के लिए हम उसको चेक करके और उसके बाद जो एक्सप्रेशन है उसको मतलब वो कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स ये हमने कर ली थी। लॉजिक गेट आज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके पास जो गेट अवेलेबल हैं वो 5 गेट आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये लॉजिक गेट जो स्लाइड मैंने आपसे शेयर की है, ये स्लाइड नंबर है 37। तो इसके ऊपर लॉजिक गेट ऑलरेडी किसको मैं ये पढ़ चुके हैं आप लोग या नहीं पढ़ चुके? वो एक्चुअली आपकी एक और क्लास है ना, वो लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये 9th फिर 10th में हमारी पढ़ा था। इवनिंग है, वो आप मॉर्निंग को पढ़ाते होंगे, ये हम लोगों ने नहीं पढ़े अभी। नो सर नहीं पढ़ा ये वाला। नहीं, लॉजिक गेट आपने नहीं पढ़े? नहीं, नो नो सर। सर नो नो सर सर नहीं पढ़ा है। हाँ सर। लॉजिक गेट से पीछे कभी नहीं पढ़ा। इसमें 5 गेट जो है यहाँ पर अवेलेबल है, नजर आ रहे हैं आपको। थर्ड लाइन जो है इसमें, वो जो लास्ट वाली लाइन है वो चेक कीजिए। तो यहाँ पे गेट हमारे पास है एंड गेट, और गेट, नॉट और नैंड और नॉर। तो 3 गेट जो है, बेसिक गेट 3 ही होते हैं, एंड गेट होता है और नॉट गेट। इसके बाद एक और वर्जन जो हमारे पास है नैंड का, नॉट एंड भी इसको हम कहते हैं, और नॉर जो है इसको हम कहते हैं नॉट और गेट, ठीक है। तो ये भी हमें वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। इसकी जरूरत ऐसी खास नहीं है। एंड के साथ आप नॉट गेट लगाते हैं तो ये नैंड गेट वाला काम करता है। लेकिन अगर आपके पास एक नैंड गेट अलग से होगा तो इसका मतलब है कि आपको 2 गेट हार्डवेयर के अंदर यूज करने की बजाय आप सिर्फ सिंगल गेट जो नैंड गेट है वो यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इस वजह से हम जो है ये नैंड और नॉर गेट भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। एंड गेट जो है उसमें सिंपल आपके एंड ऑपरेशन जो है वो है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों 1 होंगी आपके पास वैल्यूज तो तब भी आंसर 1 आएगा। एंड ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स एक्स और वाई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो आपके पास जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह ये उसका ट्रूथ टेबल और सिंबल है। सिंबल के लिए डी शेप, और डी के जो राइट साइड है वहां पे हमारी आउटपुट जो कि ए डॉट बी है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे 2 हमारे पास वेरिएबल हैं ए और बी जो कि एज ए इनपुट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये आउटपुट में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो इनपुट कॉम्बिनेशन दोनों ए और बी का 1 है, वहां पे ही हमें 1 मिलता है। इसी तरह और गेट है। और गेट में जब जहाँ पे आपके आउटपुट में कहीं भी 1 आ जाएगा, इनपुट में कहीं भी 1 आ जाएगा तो इसमें आउटपुट आपको 1 ही मिलेगा। तो ये आपके वो फिजिकल रिलेशन है जो कि आपका और ऑपरेशन है, और ऑपरेटर है, वो इस्तेमाल होगा यहाँ पे, और इसके लिए सिंबल जो है वो हम प्लस का यूज करते हैं। इसी तरह इसके सिंबल आप देख सकते हैं, और इसका ट्रूथ टेबल भी आपके सामने है। सिंबल आप देखिए, इसमें जो लेफ्ट साइड है वो कर्व्ड है जो कि ए और बी इनपुट ले रही है, और राइट साइड पे आपको आउटपुट मिल रही है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट हैं तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि वैल्यू अगर 1 होगी किसी भी इनपुट की, तो आपके पास आउटपुट पे आंसर 1 आएगा। नॉट गेट जो है ये आपकी कंप्लीमेंटेशन ऑपरेशन, जो कंप्लीमेंट्री या नॉट ऑपरेशन है उसकी रियलाइजेशन है, और ये आपका रिवर्स कर देता है, इनपुट सिग्नल को रिवर्स कर देता है। अगर आप 0 पास करेंगे 1 मिलेगा, और 1 पास करेंगे तो 0 मिलेगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम और या सिंबल आप इसे कह लें। तो लेफ्ट साइड इनपुट और आउटपुट जो है वो राइट साइड है। तो इसका सिंबल जो ए बार से हम इसे जाहिर करते हैं जो आपकी आउटपुट है। इसी तरह नैंड गेट, तो ये कम्प्लीमेंटेड एंड है।
एंड को हमने बदल देना है। एंड के साथ अगर आप नॉट लगा दें तो वो हो जाएगा। तो जाहिर है कि जब आपके पास आंसर 0 आएगा जब सारी इनपुट्स जो है वो 1 होंगी, क्योंकि वो सारी की सारी जो आपकी इनपुट है वो 0, आपने उसको जो आंसर है उसको हमने क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है। जैसे आप इसमें नेक्स्ट ट्रूथ टेबल के अंदर देख सकते हैं। ये ट्रूथ टेबल में आप देखिए कि आपके पास इसका सिंबल देख लीजिए कि एंड के साथ आप एक डॉट और सर्कल छोटा सा लगाएंगे उसकी आउटपुट वाली साइड पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा नैंड गेट का सिंबल। और 4 हमारे पास इसके इनपुट कॉम्बिनेशन है, इसके अगेंस्ट जो आपके पास आउटपुट है, तो जहाँ पे आपकी आउटपुट 1 आनी थी वो 0 है, और जहाँ पे 0 आउटपुट आ रही थी वो 1 है, इसके नैंड होने की वजह से, नॉट वाले ऑपरेशन की वजह से। इसको आप देखिए आउटपुट जो सी आपकी आउटपुट है इसका सिंबल अपर एरो भी होता है, और इसी तरह आपने ए डॉट बी होल बार, जाहिर है आपने ए डॉट पी पहले लिया और उसके बाद आप चूंकि उसको नोट कर रहे हैं तो वो होल बार बन जाएगी, और ये इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार के। ये ऑलरेडी आप डी मॉर्गन लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं, और इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं वहां से। इसी तरह आपके पास नॉट गेट है जिसको कम्प्लीमेंटेड और भी आप कहते हैं नॉर को, और जब सारी इनपुट 0 होंगी तभी ये 1 आएगा, और 0 आएगा इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1। इसको आप दोबारा ट्रूथ टेबल के अंदर जो है इंटरप्रेट करें। इसके लिए सिंबल और का है और आपकी आउटपुट वाली साइड यानी राइट साइड के ऊपर एक सर्कल है, इसको आप देख सकते हैं कि डाउन एरो से हमने इसे रिप्रेजेंट किया। और इसी तरह ए प्लस बी एक्चुअल ऑपरेशन था, और नॉर की वजह से हमने इसके ऊपर कम्प्लीमेंट किया। कम्प्लीमेंट करने के बाद आप इसको ए बार डॉट बी बार से भी इंटरप्रेट करेंगे, जो कि हमारा डी मॉर्गन लॉ ऑलरेडी आपको पता। इसमें इनपुट कॉम्बिनेशन और सी जो है वो आउटपुट कॉम्बिनेशन है। 0 के केस में दोनों 0 है तो 1 आएगा, अदरवाइज आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। लॉजिक सर्किट। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। जब हमने गेट स्टडी कर ली है तो उनको कंबाइन करके हम किस तरह से सर्किट बना सकते हैं, ये लॉजिक गेट को कंबाइन करके लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे। तो इसको लॉजिक सर्किट जब हम डिफरेंट गेट एक लॉजिक नेटवर्क के अंदर इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। And the Boolean algebra expression for a given logic circuit can be derived by systematically progressing from input to output on the gate। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो उसमें एक सिस्टमेटिकली प्रोग्रेशन है कि पहले आप उसका एक पोर्शन सॉल्व करते हैं, फिर अदर और सारे पोर्शन को कंबाइन करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, जिस तरह की आपकी एक्सप्रेशन है उसके मुताबिक। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो एंड पे आपको आउटपुट मिल जाती है उस एक्सप्रेशन की। इसी तरह 3 लॉजिक गेट विच आर एंड और एंड नॉट गेट्स, दीज आर लॉजिकली कंप्लीट। ये अगर आप करते हैं कोई भी आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो इन गेट से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये 3 गेट जो है ये एनफ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक डायग्राम है। अगर आपके पास इस तरह का कोई लॉजिक सर्किट बना हुआ है तो आप उससे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे आप ये देखिए कि ए इनपुट है, आगे ये ए डॉट ए बार बन रहा है, और ए बार जो है वो एंड हो रहा है आपके बी और सी जो कि पीछे से और होके आए हैं। तो इसी तरह ये आपको दो टर्म्स यहाँ पे मिलेंगी एट एंड पॉइंट डी के ऊपर। तो वो होगा एक तरफ से एक ए बार आ रही है डॉट, और बी प्लस सी जो है वो दूसरी तरफ। तो अब ये अगर आपके पास एक नेटवर्क डायग्राम मौजूद है तो आप उससे एक्सप्रेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास है, इसमें भी नेटवर्क डायग्राम आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास जो इनपुट सिंबल हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, ए और बी। और गेट में अपर आप देखिए तो 2 सिंबल इनपुट जा रही है और ये आपको दे रहा है ए प्लस बी। इसी तरह नीचे वाली साइड से आपको मिल रहा है ए डॉट बी मिल रहा है, और ए डॉट बी का आप फुल कम्प्लीमेंट नॉट ऑपरेटर से कम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं। तो ए प्लस बी और ए डॉट बी जो है ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ए प्लस बी और ए डॉट बी होल कम्प्लीमेंट, ये आपस में दोबारा एंड हो रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेशन सी के ऊपर मिल रहा है। ये इस तरह से आप जो उसका नेटवर्क डायग्राम से अपनी जो एक्सप्रेशन है वो निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू हैव अनदर एक्सप्रेशन विच इज ए डॉट बी प्लस सी, और उसके लिए हमारे पास जो
नेटवर्क डायग्राम बनेगी या लॉजिक डायग्राम बनेगी, वो पहले ए डॉट बी के लिए एंड का हमारे पास सिंबल है, वो यूज करने के बाद इसको और करेंगे हम सी के साथ, तो ये आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो है ए डॉट बी प्लस सी। एक और एग्जांपल आपके पास मौजूद है जिसमें तीन हमारे पास टर्म्स हैं, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट, जो कि फर्स्ट वाली जो रो है, फर्स्ट वाली लाइन उससे जाहिर हो रहा है, और इसी तरह ये फर्स्ट वाली लाइन, तो ये आपको ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट दे रही है। सेकंड सी डी जो है, सी डॉट डी, वो आपको यहाँ पे सी डॉट डी मिल रहा है, और थर्ड है आपके पास ई डॉट एफ, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है। अब इन तीनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, आपस में और कर देंगे, क्योंकि प्लस है तो और कर देंगे, और सिंबल यहाँ पे एंड का से लगा दिया, ये और आएगा सिंबल। ठीक है, ये सबको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। जी जी सर। तो ये एंड जो है, जी ये सर। यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपने जो लगाना है सिंबल वो और का होगा। ठीक है, ये और लगाएंगे, तीनों को टर्म्स को और करेंगे, तो तभी आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बनेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल नैंड गेट। जो अच्छा, यूनिवर्सल हम इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी आपके ऑपरेशन है, और का, एंड का, और इसके बाद नॉट का, ये एंड गेट से, सिर्फ एक गेट से ही चूंकि परफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ये हमारा यूनिवर्सल गेट है। फॉर एग्जांपल बेसिक आपके ऑपरेशन है, तो ये एक सफिशिएंट है। कैसे सफिशिएंट है? नॉट के लिए आप अगर दोनों जो उसकी इनपुट है वहां पर ए पास करें, तो ये आपको ए बार इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नॉट। इसी तरह एंड अगर ए और बी आप करते हैं, तो वो आपको क्या देगा, ए डॉट बी कंप्लीमेंट देगा। इसके बाद एक और यही लगा दें, जो आपका गेट है, नैंड गेट, तो दो नैंड गेट आप इस तरह से सर्किट के मुताबिक लगाएंगे, तो आपको मिलेगा ए डॉट बी। सिमिलरली इफ यू यूज दिस द नैंड गेट 3 टाइम्स, फॉर एग्जांपल ए और बी के साथ आपने लगाया, आपको ए बार और बी बार मिला, उसके बाद ए बार को थर्ड की जो गेट है उसकी इनपुट, और बी बार को सेकंड इनपुट आप बनाएंगे, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी। तो इसी तरह तीनों ऑपरेशन चूंकि आपने इसे परफॉर्म कर लिए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल गेट। इसी तरह ये मेथड, उसी को जो पीछे मैंने आपसे बताया, यही मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन जो कि नैंड गेट के साथ जो है, वो कैसे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो कि बुलियन एक्सप्रेशन ए डॉट बी बार प्लस सी डॉट इंटू ए प्लस बी डॉट बी डी जो है, ये हमें चाहिए। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो एंड और के साथ पहले से आप परफॉर्म कर लेंगे। स्टेप 1 में आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट हम कर लेंगे अपने एंड और जो हमारे पास गेट है वो यूज करते हुए, तो आपने ये एक्सप्रेशन जो है वो कर लिया। इसके बाद स्टेप 2 के ऊपर आप ये देखेंगे कि वो जो एंड आपने लगाया था उसको आपने बदलना है नैंड के साथ। इसी तरह जहां जहां आपका और है, वो आपने और का सर्किट, जो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया कि किस तरह से 3 गेट यूज करके आप और गेट बना सकते हैं, किस तरह 2 गेट यूज करके आप एंड गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उस तरह के, जहाँ पे और गेट है, जहाँ पे एंड गेट है, जहाँ पे अगेन और गेट है, तो यहाँ पे आप वो वाले जो नैंड वाले गेट है वो यहाँ पर लगाएंगे, तो आपको जो है इसकी मतलब उसका नैंड फंक्शन इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपको जो डायग्राम है वो इस तरह की नजर आएगी। इसी डायग्राम को अब नेक्स्ट हम बदल दें। नेक्स्ट डायग्राम को यहाँ पे हमने जो नैंड वाली ऑपरेटर हैं उनसे बदल दिया, तो आपके पास जो नैंड इम्प्लीमेंटेशन है इस सर्किट की, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेप काफी इजी हैं। ये दोबारा मैं आपसे बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपको पता होना चाहिए कि नैंड को आपने, ये और के लिए 3 गेट है, एंड के लिए 2 गेट है, और नॉट गेट के लिए आपके पास सिंगल गेट। तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आप एंड और से उसे इम्प्लीमेंट करें। दूसरे स्टेप में जहाँ पे एंड गेट है वहाँ पे नैंड गेट
की इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे और गेट है वहाँ पे और गेट की इम्प्लीमेंटेशन नैंड के साथ वो यहाँ पे सर्कल कर दें और उसके बाद उसे चेंज कर दें नैंड के साथ, जैसे ये आपके सामने। तो ये आपको नैंड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसकी मिल जाएगी। ओके, इसी तरह अगर आपके पास नॉर गेट है तो जैसे आपके नैंड गेट यूनिवर्सल था, इसी तरह नॉर गेट भी यूनिवर्सल हो सकता है। ये भी आपके वो एंड और नॉट तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे आप ये देखिए कि नॉर गेट के ऊपर अगर आप इनपुट देते हैं तो वो उसको आपको दोनों पे, अगर ए इनपुट देते हैं दोनों इनपुट्स पे, तो आपको क्या देगा? ए कम्प्लीमेंट दे देगा। इसी तरह ए प्लस बी होल कम्प्लीमेंट को आप दोबारा अगर दूसरी एक और नॉर गेट लगाएंगे तो आपको दोबारा ए प्लस बी मिल सकता है, जो कि और गेट की इम्प्लीमेंटेशन है। और इसमें हमें कितने गेट यूज करने पड़ेंगे? 2 नॉर गेट यूज करने पड़ेंगे। ओके, इसी तरह सी पार्ट में आप देखिए कि यहाँ पर हमें जो है और के लिए या एंड के लिए, यहाँ पे डॉट ऑपरेशन के लिए ए डॉट बी लेने के लिए 3 जो है और गेट को हम यूज कर सकते हैं। जैसे ए और बी पे आप देखें सिंगल इनपुट दें, बी ए बार बी बार लें और उसके बाद जो है ए बार बी बार को अगेन आप नॉर गेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आपको ए डॉट बी जो है वो मिल जाएगा। तो एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह जब अगर आपने ये करना है दोबारा, मतलब एक आपके पास एक्सप्रेशन है और उसको आप यूनिवर्सल नॉर गेट के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसी तरह के 3 स्टेप आपके सामने हैं। पहले स्टेप में अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक्सप्रेशन है विच इज ए डॉट बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट, तो ये इस एक्सप्रेशन को आप पहले एंड और इम्प्लीमेंटेशन से इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, वो आसान है, वो आप कर लेंगे। ये करने के बाद फिर हमने बदल देना है, जहाँ पे हमारा एंड गेट है उसको हमने जो आपके नॉर की इम्प्लीमेंटेशन है उससे बदल देना है। इसी तरह एक और एंड गेट और गेट और ये आपने वहां पर उसको बदल दिया। बदलने के बाद थर्ड स्टेप के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया नॉर के साथ, तो आपके पास जो इम्प्लीमेंटेशन है नॉर इम्प्लीमेंटेशन वो आ जाएगी। अच्छा, ये अभी ना थोड़ी देर बाद इसका जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं दोबारा से आपको लिंक सेंड करूंगा, तो उस लिंक के मुताबिक आपने दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी होगी। ओके सर। हाँ जी। इसी तरह एक और हमारे पास फंक्शन है एक्सक्लूसिव और का फंक्शन। और एक्सक्लूसिव और के लिए जो हमारे पास सिंबल है वो प्लस का ही है, लेकिन हम इसको सर्कल के अंदर लिखते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और के लिए और सिंबल आपके सामने मौजूद है ये कि आप जो उसकी कर्व साइड है लेफ्ट साइड के ऊपर उसको डबल करेंगे और या फिर सिंबल बना के उसके अंदर अगर आप प्लस का साइन सर्कल के साथ डाल देंगे तो ये भी इसका मतलब है कि ये गेट आपके पास एक्सक्लूसिव और है। और एक्सक्लूसिव और जो है वो गेट क्या होता है? वो होता है ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार। तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव और है। और सिमिलरली जो है उसकी दूसरी जो वर्जन है वो भी आपने देख लिया कि आपने सिंबल के अंदर प्लस का साइन डालना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। इसी तरह ये एसोसिएटिव लॉ जो आपका है, ए और बी सी 3 वेरिएबल हैं और तीनों को आप अगर अदल बदल के भी प्लस कर लें तो वो ठीक ही रहता है। तो ये इस केस की एक्सक्लूसिव और के केस के अंदर भी आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सर और के लिए ऑलरेडी आपने देखा था कि होल्ड करता है, तो एक्सक्लूसिव और के लिए भी ये जो लॉ है वो होल्ड सर करता है। जी हाँ, नहीं पूछे। सर यहाँ पर ये लाइन क्यों लगाई है? वो इसके पीछे ये ए बी लिखा हुआ है ना, उसके आगे लाइन क्यों लगाई है? कौन सी लाइन? ए बी के पीछे? ये आगे लाइंस लगी हुई है ना, ये सी के साथ मतलब इनपुट दी हुई है। इनपुट जो आपने ए बी दी है, यहाँ पर आपको ए बी के साथ वो और की डबल जो है वो लाइन नजर आ रही है। और सर यहाँ पर सर्कल क्यों लगाया हुआ प्लस के हाँ, ये आपका बाहर? ना एक्सक्लूसिव और का फंक्शन, हम इसी तरह इसका सिंबल है एक्सक्लूसिव और का। ये सिंपल और नहीं है बल्कि ये आपका एक्सक्लूसिव और है, जो कि एक्सप्रेशन होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है, जो आपको सी ओके नजर आ रही है आउटपुट, तो ये आपको जी जी मिलेगा जब आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ये गेट आप यूज करेंगे। गेट का नाम है एक्सक्लूसिव और ये उसका सिंबल। ओके सर। ठीक है, समझ आ गई या नहीं? जी 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 सर।
ओके, इनपुट आपके पास 4 इनपुट हैं, 4 मतलब कॉम्बिनेशन आपके पास इनपुट हैं, और उसके बाद जो आपकी आउटपुट है ए एक्सक्लूसिव और बी, तो वो आपको मिलेगी जहाँ पर दोनों आपकी इनपुट सेम है। जैसे 0 0 के केस में वहाँ पर आपको 0 मिलेगा, 1 1 के केस में भी चूंकि इनपुट सेम है और बी की, तो यहाँ भी आपको 0 मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है वो 1 मिल रहा है। ये ट्रूथ टेबल है एक्सक्लूसिव और फंक्शन का। इसी तरह इसका एक इक्विवेलेंस फंक्शन जो कि ब्लॉक डायग्राम में आपके सामने मौजूद है, ए इक्विवेलेंस बी, तो इक्विवेलेंस का फंक्शन भी आपके सामने मौजूद है जो कि सेम उसके साथ है। ये भी वही एसोसिएटिव लॉ इस पे भी होल्ड करेगा। चूंकि हम इसे एक्सक्लूसिव फंक्शन कह रहे हैं, तो इसका सिंबल जो है वो हमने डिफरेंट किया। ये है सेम चीज है जो आपके ये पीछे आपने देखा है सिंबल, ये वाला सिंबल, और इसके लिए जो सिंबल है वो सिंबल सेम है। आपको जो ऑपरेटर है वो प्लस के ऊपर सर्कल की बजाय अब यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑपरेटर आपने यूज किया। बस यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेटर का ही जो है वो एक और ऑपरेटर भी आपको अवेलेबल है, ये बताया गया इक्विवेलेंस फंक्शन अगेंस्ट। तो ये सेम है जहाँ पे आपके इसका भी इक्विवेलेंस फंक्शन के भी आपके पास जो ट्रूथ टेबल है, इट इज वेरी सिमिलर टू एक्सक्लूसिव और फंक्शन। सर ये ओके, इक्विवेलेंट का साइन है ए के दरमियान में? हाँ ये इक्विवेलेंस का साइन है। अच्छा। ओके, अगर आप कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। जैसे सबसे पहले आप करेंगे स्टेट द गिवन प्रॉब्लम कंप्लीटली। आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप एक तरीके से अच्छे तरीके से बयान करेंगे। और नेक्स्ट यू आर इंटरप्रेटिंग द प्रॉब्लम एंड डिटरमिन द अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स एंड रिक्वायर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर इनपुट आपके क्या है और आउटपुट, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। दूसरे स्टेप फिर हम ये कर रहे हैं कि वी आर असाइनिंग ए लेटर सिंबल टू ईच ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। तो जितने भी आपने आइडेंटिफाई किए प्रीवियस स्टेप में वेरिएबल इनपुट पे और आउटपुट पे, वहां पर आप उसे एक जो लेटर है वो असाइन करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा जब भी आप यूज कर रहे होते हैं तो आप वेरिएबल जो है वो कैप्स में सिंगल लेटर लिखते हैं। ये एक अनसेड रूल है जिसको फॉलो किया जाता है आसानी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट यू आर डिजाइनिंग द ट्रूथ टेबल that defines the required relationship between input and फिर आप जो आपने इनपुट और आउटपुट ऑलरेडी डिफाइन कर ली है उसका ट्रूथ टेबल जो है वो आपने बनाया। इसके बाद आपने बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट यू आर ड्राइंग द लॉजिक सर्किट डायग्राम ताकि आप अपने बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये वो स्टेप्स हैं अगर आप एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना चाहते हैं। जिस तरह ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जैसे हाफ एडर की एग्जाम्पल है। हाफ एडर में आपके पास जो इनपुट हैं वो ए और बी इनपुट है फॉर एग्जांपल, और इनके कॉम्बिनेशन वही 4 कॉम्बिनेशन है 2 विच इज इक्वल टू 4, तो यही 4 कॉम्बिनेशन। और आउटपुट आपके पास जो है वो सी और एस है, सी फॉर कैरी एंड एस फॉर सम। तो 0 0 के केस में हमको सम 0 मिलता है और कैरी भी 0 है। 0 1 के केस में आपको जो सम है वो 1 है, जबकि यहाँ पे कैरी नहीं है। इसी तरह 1 0 के केस में भी सम 1 है और कैरी नहीं है। जबकि 1 1 के केस के अंदर जो आपका 1 1 को आप ऐड करें तो आपको मिलेगा 1 0। तो यहाँ 0 जो है वो सम होगा और 1 जो है वो आपकी कैरी बिट है। जो हमारे पास एक्सप्रेशन है आपके सम के लिए वो है a बार डॉट p प्लस ए बी बार। इसी तरह जो कैरी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है a डॉट b। तो ये आपके जो रोजमर्रा हमारे वर्किंग है उसके लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक एग्जांपल है जिसमें सम और कैरी को हमने डिफाइन किया। अच्छा ओके, अगर आप ये डिजाइन करना चाहते हैं इसका सर्किट तो आप एंड गेट यूज करेंगे और नॉट गेट यूज करेंगे और इसके बाद आखिर पे और गेट यूज करेंगे अपने सम के लिए ऊपर वाला सर्किट, और कैरी के लिए सिर्फ हमारे पास जो एंड गेट है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ए डॉट बी जो है वो आ जाएगा, ए डॉट बी फॉर कैरी। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास फुल लैडर है तो उसके लिए हमारे पास जो इनपुट अवेलेबल है वो ए और बी इनपुट है और इसके बाद एक और इनपुट डी है। तो इस केस के अंदर हमारे जो कॉम्बिनेशन इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 raised to power 3 विच इज इक्वल टू 8। तो 8 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, आपके सामने मौजूद है। तो आउटपुट हमारी उसी तरह सम और कैरी होगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 0 है तो वो 0, और इसी तरह फोर्थ केस आप देखिए कि बी और डी चूंकि 1-1 था तो सम में हमारे पास 0 आएगा और कैरी में 1 आएगा। बाकी जो है नीचे वाले भी इसी तरह। सर जी एक्सक्यूज मी सर जी। लास्ट, हाँ जी सर जी वो कैरी में तो वो सिर्फ 2 ही इनपुट हैं, तो इधर 3 इनपुट आ गई, तो वो हम एक्सप्रेशन कैसे इसका फाइंड करेंगे? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रूथ टेबल आप देख लें, इसमें अब लास्ट में जो इनपुट है वो आप देखिए कि यहाँ पे 3 आपके पास वेरिएबल हैं, जो कि ए वेरिएबल भी 1 है, बी भी 1 है और डी भी 1 है। इस केस के अंदर आपका सम भी 1 है और कैरी जो है वो भी 1 ही होल्ड कर रही। ओके, ये हमारा ट्रूथ टेबल था। इसके बाद इसके लिए जो बूलियन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो जैसे आप क्वेश्चन कर रहे थे कि हम सम कैसे करेंगे, तो वो ये बूलियन फंक्शन आपको अवेलेबल है। आप इसमें अगर ऐड करें अपनी तीनों बिट्स ए बी और डी की, तो आप सम भी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह कैरी के लिए आपके पास ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, उसको आपने सिंप्लीफाई किया कॉमन लेके और अपने रूल्स जो हैं वो अप्लाई करके, तो आपके पास जो कैरी के लिए एक्सप्रेशन बना वो बना ए डॉट बी प्लस ए डॉट डी प्लस बी डॉट डी। तो ये कैरी के लिए, तो ये आपको बुलियन फंक्शन जो है वो इसका फुल एडर के केस के अंदर जहाँ पे आपके 3 इनपुट है, वो सम और साथ जो एक्सप्रेशन है वो दोनों आपको गिवन है, और इस गिवन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट आप जो है वो सम के लिए अगर लॉजिक सर्किट बनाएं तो एडमिट कर वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स थी, चारों को आपने पहले एंड कर लिया है और लास्ट में सबको आपने जो है वो और भी कर दिया है। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सक्यूज मी सर जी। ये 4 टर्म्स जो है सम का, वो आपके पास एक्सप्रेशन। जी हाँ, हाँ जी, क्वेश्चन करें। ओके, इसी तरह कैरी के लिए आपके पास जो 3 टर्म्स हैं उन तीनों को पहले आप एंड कर रहे हैं और बाद में आप जो है वो कैरी बिट आपको मिल रही है। तो ये लॉजिक सर्किट फॉर कैरी जो है ये भी आपके सामने गिवन है। ओके, जो कीवर्ड वगैरह हमने यूज किए हैं पीछे अपने लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर, वो लास्ट स्लाइड के ऊपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारी ये जो आपके चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सर ये सर हाँ जी, सर ये कीवर्ड पे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर ये कीवर्ड जो है वो याद करनी है। सब कुछ ही याद करना है, जो कुछ मैंने पढ़ाया है आपको वो याद करना है। ये सारे कीवर्ड हम इसमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हेलो, और कोई ठीक है क्वेश्चन? सर। ठीक, ओके। प्रोसेसर एंड मेमोरी का चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया था, वही वहीं से रिज्यूम करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए थे। ये हमारे पास है जो बेसिक प्रोसेसर और मेमोरी आर्किटेक्चर है आपके कंप्यूटर का, जिसमें सबसे ऊपर आपकी मेमोरी है, उसके बाद कैशे मेमोरी, और कैशे मेमोरी जो है वो उसके बाद आपके सीपीयू है। जो इसमें आपको नजर आ रहा है येलो पोर्शन, वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो एक और चीज आपने याद रखनी है कि जो मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जितना करीब होगी वो मेमोरी उतनी ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो आपके सीपीयू के साथ जो है यहाँ पर कैशे अटैच है, इसका मतलब है कैशे फास्ट है। और रैम जो है वो उससे पीछे है, और जो रोम है वो हम स्टार्ट में यूज करते हैं जब हमारा सिस्टम बूट होता है, तो वो उसका इतना जो है शुरू के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये मैं आपसे बता रहा था कि ये जो आपकी पार्टिसिपेंट देख लूं कितने लोग हैं। ठीक है, ओके। आपके ना जो येलो पोर्शन है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 पार्ट हैं, एक आपका कंट्रोल यूनिट है और दूसरा एएलयू या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप कहते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए कि आपकी जो कंट्रोलिंग है वहाँ पे हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल हम यहाँ पे हमारे पास डिकोडर है सबसे पहले, उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, जनरल प्रोसेसिंग रजिस्टर। ये जितने भी रजिस्टर होते हैं ये हमारे पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन चूंकि हम सीपीयू के अंदर ही सेव कर रहे हैं और इसका साइज भी कम होता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारी जो रजिस्टर हैं ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट्स हैं। इसी तरह हमारे पास अकोमुलेटर रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर है, और जनरल पर्पस एक और डिफरेंट जनरल पर्पस हमारे पास रजिस्टर्स हैं। तो ये हमारे ALU यूनिट के अंदर मौजूद हैं। तो ये वो वाला आर्किटेक्चर है मेमोरी का जो आप CPU और आर्किटेक्चर को रिलेट करके आप ये देख रहे हैं। इसी तरह ये जो आपका कंप्यूटर है उसके साथ आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी अटैच हैं। तो ये प्रोसेसर और मेमोरी का जो एक जनरल आर्किटेक्चर या बेसिक आर्किटेक्चर आप उसे कह लें, ये इस डायग्राम के अंदर आपके सामने मौजूद है। ओके, इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कहते हैं ये ब्रेन है कंप्यूटर का, और इसको हम ये कहते हैं कि परफॉर्म ऑल द मेजर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। ये हमारे जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन है ये उनको करता है, कंपैरिजन भी करता है और कैलकुलेशन भी करता है। तो कैलकुलेशन हम करते हैं अपने अरिथमेटिक पार्ट में, और जो लॉजिक पार्ट है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। इसी तरह इट एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और जो बाकी यूनिट है आपके कंप्यूटर के साथ, सिर्फ जो ब्रेन जैसे CPU के अलावा और भी यूनिट है, जिस तरह इनपुट आउटपुट यूनिट है और बाकी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, तो ये सारी इनको कंट्रोल करना और इनको ऑपरेट करना ये ऑपरेटिंग आपके CPU का काम है। तो दो बेसिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट, एंड नो अदर सिंगल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डिटरमाइन द ओवरऑल परफॉर्मेंस एज मच एज द CPU। तो अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है अपने सिस्टम की, तो आप अपने CPU की परफॉर्मेंस देख लें, तो ये ठीक, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, ये आपके CPU का बेसिक कंपोनेंट है, और इट एक्ट एज ए नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। ये ऐसे है जिस तरह आपके जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है, तो ये कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है। सिलेक्ट एंड इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन। ये काम है आपके कंट्रोल यूनिट का कि वो सिलेक्ट करे और इंटरप्रेट करे जो आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पास किया है अपने सिस्टम को, उसको सिलेक्ट करना, उसको जांचना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसके मुताबिक जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना। तो ये हमारे कंट्रोल यूनिट का उसका काम है। इसी तरह इट हैज सम स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स एंड डिकोडर टू परफॉर्म दिस। और ये काम कैसे होगा कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन आप उसे पास करें वो एग्जीक्यूट हो जाए और आपका जो कंट्रोलिंग है वो हो जाए। तो ये होता है जो इसके अंदर रजिस्टर और डिकोडर मौजूद हैं, उनकी एक्टिविटीज की मदद से ये काम हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इट इज वन ऑफ द टू बेसिक कंपोनेंट्स। ये भी उसी तरह का बेसिक कंपोनेंट है जैसे कंट्रोल यूनिट था। और एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस इन ALU। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को पास करेंगे वो सॉल्व कहाँ पे जाके होगी, वो ALU के अंदर सॉल्व होगी। It has some special purpose register and has necessary circuitry to carry out all arithmetic and logic operation। तो ये जो arithmetic और logic operation आपका arithmetic logic unit perform कर सकता है, वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की special circuit जो है वो given है, उसमें embed है। तो उसको यूज करते हुए तो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कैरी आउट होगी। इसी तरह इंस्ट्रक्शन सेट, जिसको हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन हम पास कर रहे हैं, हम सिस्टम को काम दे रहे हैं, हम सिस्टम को चाहते हैं कि उसके अंदर जो है वो एबिलिटी आ जाए कि वो एग्जीक्यूशन करे, तो वो कैसे करेगा, इंस्ट्रक्शन सेट पास करके। तो ये CPU के अंदर बिल्ट इन एबिलिटी है कि वो आपके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको वो एग्जीक्यूट कर सके, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इसी तरह जो मोस्ट CPU have 200 or more instructions such as add, subtract, compare in their instruction set। तो आपके जो जितने CPU आजकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं
वो 200 या इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन जो हैं वो उनके इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर मौजूद होते हैं। और सीपीयू जो है ये कौन बनाता है? दिस आर मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, और वो जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर एंड दे हैव देयर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। तो जैसे डेल है उसके मशीनों के अंदर, जैसे इंटेल का प्रोसेसर है तो उसमें एक और तरह का इंस्ट्रक्शन सेट है, सेलेरॉन के जो प्रोसेसर हैं उसमें और तरह का इंस्ट्रक्शन सेट है, तो ये डिफर करता है। इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स टेंड टू ग्रुप देयर CPUs into families having similar, और जिस तरह आपके इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक तरह के होते हैं, तो उनको जो है एक सेम फैमिली के अंदर कंसीडर किया जाता है कि मैन्युफैक्चर उसे, जिस तरह इंटेल ने जितने भी अपने प्रोसेसर बनाए हैं तो सीरीज जो है वो इंटेल फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो इस तरह से उसको हम उस फैमिली का नाम देते हैं। इसी तरह न्यू CPUs whose instruction set include instruction set of its predecessor is said to be backward compatible। तो कुछ आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं, कुछ आपके जो प्रोसेसर हैं वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होते। तो अगर आप नया, जब हमारे पास मॉडर्न CPU आया है और उसने जो प्रीवियस उसी फैमिली के जो प्रीवियस CPU हैं उनकी इंस्ट्रक्शन सेट को भी कैरी किया है और कुछ नए चीजें दी हैं, तो इसका मतलब है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी वहां पर मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट की बात थी। इसी तरह रजिस्टर, दीज आर स्पेशल मेमोरी यूनिट, ये एक खास तरह के मेमोरी यूनिट हैं जिनको हम रजिस्टर कहते हैं। दीज आर यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेरी बेसिस, ये कुछ देर के लिए, जब तक आपका वो काम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक CPU आपका काम कर रहा है तब तक इन रजिस्टर्स के अंदर वो जो मेमोरी है वो रहती है, और जब तक वो CPU ने उसको इंटरप्रेट करना और एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी रजिस्टर के अंदर कुछ आप डाटा रखेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ CPU, नॉट मेन मेमोरी। तो ये रजिस्टर जो है ये आपके CPU का इंटरनल पार्ट है, और इसी में मेन मेमोरी तो और चीज है, मेन मेमोरी आपकी रैम जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह द लेंथ ऑफ रजिस्टर सम टाइम कॉल्ड द वर्ड साइज इक्वल्स द नंबर ऑफ बिट्स इट कैन स्टोर। तो इसी तरह आपके पास जो रजिस्टर है ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी कंपनी का और कौन से वेंडर का है, और उसमें जो उन्होंने अपना रजिस्टर की लेंथ बताई हुई है वो वेरी करेगी, वो वेंडर टू वेंडर वेरी करेगी, और वो जो उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, उस लेंथ को हम वर्ल्ड का नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड साइज। इस CPU का वर्ल्ड साइज क्या है? तो वो ये वर्ल्ड साइज वो है जो कि एक रजिस्टर होल्ड कर सकता है और एक रजिस्टर उसको मैनिपुलेट करके काम भी कर सकता है। With all other parameters being same, CPU with the 32-bit register can process data twice larger than 16-bit register। तो जाहिर है आपका जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना ज्यादा डाटा जो है वो एक ही टाइम के ऊपर प्रोसेस कर सकेगा। ओके, ये डिफरेंट रजिस्टर जो कि कुछ मेन रजिस्टर जो कॉमनली यूज रजिस्टर जो हैं आपके CPU के, वो उनके नाम यहाँ पे स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इसमें है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको ओके तो हम बात कर रहे थे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की, जो कि आपके जो एक्टिव मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस होल्ड करेगा। इसका नाम है मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। तो आपके पास जितना भी डाटा, ये आपने याद रखना है, जितना भी डाटा आपके पास CPU के अंदर ट्रेवल करके आता है या आप CPU डाटा भेजता है वो मेन मेमोरी को भेजता है, और डाटा हासिल कहाँ से किया जाता है? मेन मेमोरी से ही हासिल किया जाता है, आपकी रैम से हासिल किया जाता है। जो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है उसने डाटा, उसे कोई चाहिए तो वो रैम से डाटा फेच करके लेकर आएगा। तो उसके लिए जो डाटा स्टोर करेगा तो किसी जो आपकी मेमोरी लोकेशन में, आपकी रैम जो है उसके ऊपर डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल हैं, तो जितनी उसके हर लोकेशन का एक फिजिकल एड्रेस है, तो वो एड्रेस जो है वो हम स्टोर करते हैं अपने पास। तो उसको हम कह रहे होते हैं कि किस कहाँ पे स्टोर होगा, वो जिस रजिस्टर में स्टोर होगा उसका नाम है मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। इसी तरह मेमोरी बफर रजिस्टर है आपके पास है, होल्ड कंटेंट्स ऑफ द एक्सेस रिटर्न मेमोरी। तो जो एड्रेस रजिस्टर है उसमें एड्रेस स्टोर होना है, जो आपका मेमोरी बफर है उसमें कंटेंट जो मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं वो स्टोर होंगे। इसी तरह आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल का रजिस्टर है जिसको PC कहते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां से एग्जीक्यूट होनी है
तो ये वो पॉइंटर है उसका, तो वो भी यहाँ पे स्टोर होता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पॉइंटर जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। अकोमुलेटर रजिस्टर विच कैन होल्ड डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट्स। तो अकोमुलेटर जो है वो रिजल्ट्स को अकोमुलेट करने के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को अपने पास होल्ड करने के लिए और रिजल्ट्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको आप आई रजिस्टर कहते हैं, इट होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो एक इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह आईओ रजिस्टर which is used to communicate with the IO devices. IO devices के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो कुछ इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर में स्टोर की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन उसको हम कहेंगे ये IO रजिस्टर की इंफॉर्मेशन। ये कुछ जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर थे, रजिस्टर की टाइप थी कॉमनली यूजिंग, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसी तरह प्रोसेसर स्पीड की अगर हम बात करें तो सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम क्लॉक होता है दैट एमिट्स मिलियन ऑफ रेगुलेटरी स्पीड इलेक्ट्रिक पल्सेस पर सेकंड, जिसको आप क्लॉक साइकिल कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जो पल्सेस हैं ये आपके सिस्टम क्लॉक के अंदर से एमिट होती हैं, और इनका कितनी एमिट होती हैं, दीज आर मिलियंस ऑफ रेगुलेटरी स्पीड, तो इनका मिलियंस के अंदर है। इसी तरह इट टेक्स वन साइकिल टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशन। अब वो जो एक क्लॉक साइकिल है, कम से कम एक बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का एक क्लॉक साइकिल जो है वो नेसेसरी है। सच एज मूविंग ए बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन टू अनदर, एक मेमोरी लोकेशन से दूसरी जगह पे आपने बाइट पहुंचानी है। एक मेमोरी, मेन मेमोरी की आप बात कर लें, रैम की बात कर लें, तो रैम के एक एड्रेस से आपने डाटा उठा के उसके दूसरे एड्रेस पे पहुंचाना है। तो ये एक बेसिक ऑपरेशन है जो कि अगर परफॉर्म आप करना चाहते हैं तो सीपीयू का एक साइकिल इसके लिए लगेगा। इसी तरह नॉर्मली सेवरल क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट एंड सिंगल प्रोग्राम। अगर आप एक सिंगल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को पास की तो कंप्यूटर उसको डीकोड करेगा, उसको पास करने के लिए फेच करके लेकर आएगा। तो वहां पे एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा और काफी ज्यादा जो क्लॉक साइकिल हैं प्रोसेसर के, वो वहां पर इस्तेमाल होंगे। Hence shorter the clock cycle, faster the processor. तो चूंकि आपका वो जो साइकिल है, अगर उसकी ड्यूरेशन कम है, एक साइकिल की ड्यूरेशन कम है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा फास्ट है और ज्यादा जल्दी से आपको काम जो है वो परफॉर्म करके देगा। तो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो उसके क्लॉक साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर तो क्लॉक साइकिल छोटा है तो इसका मतलब है कि वो काम जल्दी हो जाएगा और प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है। क्लॉक स्पीड, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड। तो क्लॉक स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, इसको क्लॉक स्पीड को मेजर कैसे करते हैं, हम उस स्पेसिफिक सीपीयू के प्रोसेसर के जो क्लॉक साइकिल हैं वो हम गिन लेते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने क्लॉक साइकिल जो हैं वो चले हैं। तो जितने एक सेकंड के अंदर क्लॉक साइकिल जो है वो चलेंगे उसको हम काउंट कर लेंगे और वही हमारी प्रोसेसर स्पीड है। अब ये क्लॉक स्पीड जो है, जब आप उसे काउंट करते हैं कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल चल गए हैं, तो या तो मेगाहर्ट्ज में होते हैं, मतलब 10⁻⁶ सेकंड एक सेकंड के अंदर चल सकते हैं। अगर 10⁻⁶ सेकंड एक सेकंड के अंदर चलें तो वो इसका मतलब है उसकी स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज है। इसी तरह अगर 10⁻⁹ साइकिल पर सेकंड अगर चल जाएं तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रोसेसर की स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज है, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज है। तो इस तरह ये आपकी जो क्लॉक स्पीड है ये आप चेक कर सकते हैं अपनी क्लॉक स्पीड से अपने प्रोसेसर की स्पीड। आपके पास जो प्रोसेसर की टाइप है वो यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर दो टाइप मौजूद हैं। एक को हम कहते हैं सिस्क, दूसरे को कहते हैं रिस्क। सिस्क जो है वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और इसी तरह रिस्क जो है वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर हम बात करें कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की, तो इसका मतलब है कि उसके फीचर हैं आपके पास के जो इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल है वो लार्ज है, ठीक है।
कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसका फीचर ये है, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो लार्ज होता है और जो इंस्ट्रक्शन है वो वेरिएबल लेंथ की इंस्ट्रक्शन होती है। वेरिएबल लेंथ का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसकी लेंथ ज्यादा हो सकती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो कम हो सकती है। इसी तरह जो कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है उसका मुताबिक जो आपके एड्रेस मोड है उनके उनमें वैरायटी है। एड्रेसिंग मोड कि आपने किस तरह से आपकी मेमोरी जो है उसको किस तरह आपने एड्रेस करना है, तो वो एक से ज्यादा एड्रेसिंग मैकेनिज्म अवेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह ये जो सिस्क है ये एक्सपेंसिव है और कम्प्लेक्स है। वजह ये है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें आपकी लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन की वेरिएशन है, इसके अंदर आपके एड्रेसिंग मोड की वेरिएशन है और इसके अंदर जो है आपके जो लेंथ है आपकी इंस्ट्रक्शन की वो भी काफी लार्ज है। इसी तरह इसका यूजेस जो है ये पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हम इसे यूज करते हैं सिस्क को। रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, और इसमें इंस्ट्रक्शन सेट आपका स्मॉलर है, इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है जो आप उसको पास कर रहे हैं कंप्यूटर को ये काम करके दो उसकी लेंथ फिक्स होगी। इसी तरह रिड्यूस रेफर्स टू मेमोरी और टू रिट्रीव ऑपरेंड्स, आपकी जो मेमोरी या जो ऑपरेंड को रिट्रीव करने के लिए जो आपके पास मेमोरी रेफरेंस है वो भी कम है, रिड्यूस्ड है, उसने एक फिक्स कर दिया कि यही है इसके अलावा नहीं है। तो अगर आप स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट बनाएंगे, अगर आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शन की लेंथ जो है वो फिक्स कर देंगे, एक ही कर देंगे, और उसके बाद आप उसकी जो मेमोरी रिट्रीवल ऑपरेंड है उसके लिए भी आपकी जो रेफरेंसेस है उसको भी रिड्यूस कर देंगे, तो इसका मतलब है कि आप ये जो जितने भी काम है वो जल्दी कर पा रहे हैं। और अगर आप जल्दी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो रिस्क है वो ज्यादा फास्टली वर्क करेगा एज कंप्यूटर सिस्क, और इसीलिए इसी एबिलिटी की वजह से जो रिस्क RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को जो वर्क स्टेशन के तौर से यूज किया जाता है, क्योंकि वर्क स्टेशन जो है ज्यादा फास्ट होते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर से। एक और आपके पास जो आर्किटेक्चर की टाइप है वो है एपिक, एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। तो इसका फीचर या इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट अलाउज सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एक्सप्लिसिटली टू द प्रोसेसर व्हेन ऑपरेट्स इन पैरेलल। जब आपके पास डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो पैरेलल परफॉर्म हो रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है। ये कौन है मोहम्मद माज? ये मोहम्मद माज कौन है? ये आपके लिए ये चैटिंग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी की जो चैट है वो करें। अब ये कोई फेसबुक की कोई मीम्स बना रहे हैं यहाँ बैठ के। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हुआ है किसी ने इस तरह की जो है वो बकवास मैसेज सेंड किया। मोहम्मद माज, ओके कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह इट यूजेस टाइटर कपलिंग बिटवीन द कंपाइलर एंड द प्रोसेसर। एपिक, अगर आप जो एपिक मॉडल है, अगर ये आर्किटेक्चर अगर आप यूज करते हैं तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आपके प्रोसेसर और कंपाइलर के दरमियान। कंपाइलर जैसे जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे आपके पास हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है और आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वगैरह है, तो इनका कंपाइलर जो है वो इनको कंपाइल करता है, इन इंस्ट्रक्शंस को या जो आप उसके ऊपर प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको वो कंपाइल करता है। तो एपिक के केस के अंदर उस कंपाइलर की और उसके बाद जो आपका सिस्टम का आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर है इनके दरमियान टाइटली बॉन्डिंग है। इसी तरह इट enables compiler to extract maximum parallelism in the original code and explicitly describe to the processor। अगर आप जो पैरेलल आपके जो फंक्शन है वो जो परफॉर्म हो रहे हैं आपके सिस्टम के अंदर, पर पैरेलल फंक्शन का मतलब है कि आपके 2-3 तरह की जॉब्स जो हैं वो पैरेलल वहां पर परफॉर्म हो रही हैं, तो ये आपके कंपाइलर को इस काम के अनेबल बना देता है। कि अगर आप एपिक आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपाइलर के अंदर ये एबिलिटी है कि आपकी जो पैरेलल जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर ले और उस कंप्यूटर को बताए, कंप्यूटर को दे, उसको उसके साथ जो है वो मैनेजमेंट परफॉर्म करे। तो ये एपिक जो पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर है ये उसकी प्रॉपर्टी है।
और इसका यूज कहाँ पे होता है? दिस आर्किटेक्चर इज मोस्टली यूज्ड इन हाई एंड सर्वर्स एंड वर्कस्टेशन। ये भी वर्कस्टेशन में और हाई एंड, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, ज्यादा स्पीड की जरूरत है, ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत है, तो सर्वर मशीनों के ऊपर हम ये एपिक टाइप का आर्किटेक्चर प्रोसेसर का ये वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये स्लाइड नंबर 12 तक मैंने आपको आज बताया है। कल से जो नेक्स्ट जो हमारा होगी क्लास, उसमें हम नेक्स्ट स्लाइड जो है स्लाइड नंबर 13, वहां से हम ये शुरू करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, वो असाइनमेंट बच्चों ने जमा करवाई थी, वो आपको सेंड करनी है? आप सीआर हैं? जी सर। ठीक है, आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर लें। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।